स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है एयर, वाटर एंड वेदर। ये आपकी एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था द रोल ऑफ सन इन वेदर चेंज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एंड द कंडीशन ऑफ वाटर। हमने आपको इस लास्ट वीडियो में बताया था कि वेदर चेंज होने में सन की क्या इम्पोर्टेंस है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट है आपका वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर विद द हेल्प ऑफ हीट, यानी कि द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोरेशन। जब सूरज की गर्मी से पानी भाप में बदल जाता है या पानी हल्का होकर ऊपर उठने लगता है तो वो पानी की भाप में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं। इफ वी कीप अ डिश ऑफ वाटर इनटू द सन, द लेवल गोज डाउन द इवनिंग। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ सन हैज वेपर सम वाटर। अगर हम किसी पानी के बर्तन को पानी से भरे बर्तन को धूप में रख दें और अगर हम फिर शाम को उसी बर्तन को देखें तो हम देखते हैं कि उस बर्तन में जितना पानी था उससे उसका लेवल कम हो गया, यानी कि पानी की मात्रा कम हो गई है। ये वेपोरेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि पानी वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है और आपकी डिश में या बर्तन में पानी की मात्रा कम रह जाती है। इसमें कुछ पॉइंट्स है वेपोरेशन के बारे में कि वेपोरेशन के क्या क्या कारण हैं या उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। Evaporation of water takes place at a faster rate when it is strong wind. This is why the wet clothes dry quickly windy day. जब वाटर वेपोरेशन की प्रोसेस है वो उस टाइम पर बहुत ही फास्ट होती है जब हवा तेज चल रही हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े सुखाने के डालते हैं और हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये वेपोरेशन की प्रोसेस को फास्ट कर देती है जब हवा तेज चलती है। द एक्सपोज सरफेस ऑफ सराउंडिंग इज हाई, दैट इज व्हाई द क्लॉथ ड्राई क्विकली ऑन अ सनी डे। और जो हमारे कपड़े गीले होते हैं तो जब उसका लेवल होता है या जो ऊपरी लेयर होती है वो ज़्यादा गीली होती है और उस पर ही जो फास्ट विंड है ज़्यादा अटैक करती है और सनी डे यानी कि सूरज जिस दिन निकलता है उस दिन में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वाटर वेपोरेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होती है। द एयर इज ड्राई। ऑन ए ड्राई डे एयर हैज लीस्ट मॉइस्चर इन इट। जो हवा होती है वो सूखी होती है, ड्राई होती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है। It take in more water from the clouds, whereas on a cloudy day the rain contains sufficient moisture in it, so it cannot absorb more water from the wet clouds. जब हमने देखा होगा कि बादलों का मौसम होता है या आसमान में बादल होते हैं तो उस दिन वाटर में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए वो एयर जो दूसरे हमारे गीले कपड़े हैं उनसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती है। जबकि विंडी और सनी डे पर एयर बिल्कुल ड्राई होती है तो वो मॉइस्चर लेने के लिए उन्हीं कपड़ों से मॉइस्चर ले लेती है। लेकिन जिस दिन क्लाउडी डे होता है उस दिन एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसलिए वो जो गीले कपड़े हैं उससे मॉइस्चर नहीं लेती और उस दिन कपड़े देर से सूखते हैं। वाटर वेपर गोज अप द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो वाटर वेपर है वो आसमान में जाती है और क्लाउड बन जाती है। बादल आपने देखा होगा, बादल बहुत ही हल्के वाइट कलर के होते हैं, वो इसीलिए बनते हैं जब हमारी ज़मीन से पानी वेपर बनकर ऊपर जाता है या वेपोरेशन की प्रोसेस होती है तभी बादल बनते हैं। इसी की वजह से जो अर्थ है उस पर रेन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन and it change into drops of water, this process is called condensation. जब हमारी वाटर वेपर ठंडी हो जाती है और जब हमें वाटर वेपर ठंडी हो जाती है वो छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती है। आपने देखा यहाँ पर जो छोटी छोटी बूंदें दिख रही हैं आपको, ये हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस से ही होती हैं। जब हमारी जो वाटर है वेपर है वो ठंडी हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती है
और इन वाटर वेपर के छोटी बूंदों में चेंज होने की प्रोसेस को ही कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इनटू वाटर इन मैनी वेज, जो हमारे नेचर में कंडेंसेशन है वो बहुत सारे वेज हैं उसके कंडेंसेशन के प्रोसेस में। आपने देखा होगा क्लाउड्स है, फॉग है, हेल है, ड्यू है, ये सब हमारे कंडेंसेशन के ही एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग प्रोसेस के जरिए अलग अलग फॉर्म्स में हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यू। When water vapor condense on cold object like grass in the field, dew is formed. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वाटर वेपर बहुत ही ठंडी चीज से टकराती है, या आपने देखा ये घास है, घास बहुत ही ठंडी होती है रात के टाइम पे, तो जब वाटर वेपर ठंडी चीज से टकराती है तो वो छोटी छोटी बूंद में चेंज हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं ड्यू। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में आप सुबह सुबह उठते हैं तो घास पे छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं ओस, वो यही ड्यू होती है। नेक्स्ट है आपका फॉग। ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म क्लाउड्स वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड फॉग। हमने सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि जो वाटर वेपर है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल ही एयर को बहुत ही ठंडा कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे बादल हमारे जमीन पर ही आ गए हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। कोहरा जिसे आप कहते हैं, कोहरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो वाटर वेपर में डस्ट पार्टिकल के होने की वजह से होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें एक आपका फॉग का पिक है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि फॉग किस तरह से दिखाई देता है। ये हमारे डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर में आने की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका स्नो। व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेज इन एयर इट फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो। जब वाटर वेपर हवा में बहुत ही ठंडक की वजह से जम जाती है, ये क्रिस्टल का रूप ले लेती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपने कई बार बाहर घूमने गए होंगे तब भी देखा होगा बर्फ पड़ती है। बर्फ क्यों पड़ती है बच्चों? जब हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है और वाटर वेपर इस ठंडक को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो छोटी छोटी क्रिस्टल्स बन जाती है, इसी क्रिस्टल्स को हम लोग कहते हैं स्नो। नेक्स्ट है आपका हेल। हेल होता है बच्चों ओले। आपने कई बार देखा होगा कि बारिश के मौसम में ओले पड़ जाते हैं, वो फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये ओले क्यों बनते हैं? When rain drops passes through a very cold region of atmosphere, they freeze and become hail. ये ज्यादातर बारिश के मौसम में ही होते हैं, जब वाटर वेपर जमीन पर आ रही होती है बारिश के रूप में, यानी कि जब बारिश हो रही होती है तो जब पानी की बूंदें बहुत ही ठंडी एरिया से होकर गुजरती हैं तो वो एकदम क्रिस्टल के रूप में बन जाती हैं। इसी क्रिस्टल्स को हम कहते हैं हेल। क्या कहते हैं? हेल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जब हम पानी का लगातार यूज करते रहेंगे तो पानी खत्म नहीं हो जाएगा? लेकिन वो खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है कि पानी जमीन के नीचे के अंदर का जो पानी है वो वेपोरेशन के द्वारा हवा में चला जाना या बादल में चेंज हो जाना और बादल का पानी वापस बारिश के थ्रू जमीन पर आ जाना, ये प्रोसेस हमारी वाटर साइकिल कहलाती है। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन टेक इन प्लेस कंटिन्यूसली। ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं? जब पानी जमीन के अंदर से पानी ऊपर को जाता है तो हमारी प्रोसेस होती है वेपोरेशन की, और जब ऊपर से वही पानी रेन के फॉर्म में नीचे आता है वो हमारी होती है प्रोसेस कंडेंसेशन की। तो वेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली होती रहती है तो ये हमारी वाटर साइकिल बनती है। वाटर वेपोरेट फ्रॉम लेक, रिवर्स, ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज। जो वाटर वेपोरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से होती है? जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में जो भी पानी होता है
वो वेपोरेशन की प्रोसेस से ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर वो रेन की प्रोसेस या कंडेंसेशन की प्रोसेस से वापस आ जाता है। तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है वाटर साइकिल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्योरिटीज इन वाटर। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? जब हमारे पानी के अंदर कई तरह की पानी सॉल्यूबल, जब हमारे पानी में कई तरह की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं या कोई जो हमारे नहीं चाहिए होती है वो चीजें आ जाती हैं, तब हम उसे कहते हैं इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज 3 तरह की होती हैं, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल एंड कैरिंग जर्म्स। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो होती हैं which can be seen, impurities which can be seen is known as insoluble impurities। ऐसे impurities जो हमें आसानी से दिखाई दे सके उन्हें कहते हैं insoluble या बिना घुलने वाली impurities। जैसे आपने देखा होगा कभी पानी के अंदर हमें डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो हमारे insoluble impurities होती हैं। नेक्स्ट है हमारा soluble impurities। The impurities which can be seen is known as soluble impurities। ऐसी impurities जो हमें दिखाई ना दें, soluble impurities कहलाती हैं। ऐसी impurities जो हम किसी पानी में देखते हैं तो हमें जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं और उसमें impurities होती हैं, वही impurities हमारी soluble impurities कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा है कैरिंग जर्म्स। ऐसी इम्प्योरिटीज जो जर्म्स को कैरी करती हैं या ऐसी इम्प्योरिटीज जिसको लेने से हम डिसीज हो जाती हैं, उन्हें डिसीज कैरिंग जर्म्स या इम्प्योरिटीज कहते हैं। इन तीनों की वजह से जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो पीने के काबिल नहीं रहता है, तो इसके लिए हमें उसका प्योरिफिकेशन करना जरूरी होता है। अब प्योरिफिकेशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस by which the water can be pured and it removes all the impurities from the water is known as purification। ऐसी प्रोसेस जिसमें से पानी के अंदर से सारी impurities को हटा देना या सारी impurities से वाटर को फ्री करना की प्रोसेस हमारी प्योरिफिकेशन कहलाती है। प्योरिफिकेशन के भी हमारे कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से कुछ है हमारी बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। बॉइलिंग की प्रोसेस, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो हमारा बॉइलिंग की प्रोसेस कहलाती है। बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। बॉइलिंग वाटर फॉर लीस्ट 2 minutes किल द जर्म्स इन इट। बॉइलिंग हमारे वाटर को प्योरीफाई करने का सबसे सिंपल वे है। इसकी मदद से हम 2 मिनट के अंदर जो पानी के अंदर डिसीज कैरिंग जर्म्स है उनको आसानी से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। टू सेपरेट इनसॉल्युबल प्योरिटीज वाटर इज अलाउड टू स्टैंड कंटेनर। हमारे जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उनको हटाने के लिए हमारी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। Without being touched for a few hours as the insoluble impurities settle at the bottom of the container। जब हम हमारे पानी के अंदर डस्ट जैसी या बालू के कण जैसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, तब हम क्या करते हैं, उस पानी के कंटेनर को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तब आप देखते होंगे जब हमने उसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके अंदर जो रेत के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल, वो नीचे को हो जाते हैं, नीचे को बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी आपका क्लियर हो जाता है। तो पानी को इस तरह से क्लियर करने की या प्योर करने की प्रोसेस आपकी कहलाती है सेडिमेंटेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? The water is poured out very gently without disturbing the settled down impurities। इम्प्योरिटी जो हमारे नीचे बैठ गई हैं उनको बिना हिलाए बहुत ही धीरे से पानी को इस तरह से उड़ेला जाता है तो ऊपर का पानी धीरे धीरे आ जाता है और इम्प्योरिटीज नीचे ही रह जाती हैं। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है डिकेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आप तो आई थिंक रोज ही करते होंगे और नहीं करते होंगे तो आप रोज देखते तो जरूर ही होंगे। आपने बच्चों कभी चाय पी है? जब आप चाय को किसी बर्तन से अपने कप में पलट रहे होते हैं तो उसमें पत्ती होती है, तो उसको पत्ती को चाय से अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, एक छन्नी उस कप
और जब आप उसमें चाय को पलटते हैं तो चाय छन्नी से नीचे चली जाती है और पत्ती ऊपर ही रह जाती है। ये प्रोसेस हमारी फिल्ट्रेशन की होती है। अनदर at home purifying the tea through a strainer, it is called the process of filtration. यही प्रोसेस हमारी चाय को छानने की प्रोसेस ही हमारी फिल्ट्रेशन कहलाती है। दिस प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पानी को किसी फिल्टर पेपर या किसी स्ट्रेनर से छानते हैं वो प्रोसेस हमारी कहलाती है फिल्ट्रेशन। आपने तीनों देखे अभी बॉइलिंग की प्रोसेस, जिसमें आपने ये देखा कि जो पानी का उबलना है वो हमारी बॉइलिंग की प्रोसेस हो गई। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की प्रोसेस वो हुई जब हम पानी को कुछ घंटों के लिए रख देते हैं और उसे थोड़ी देर बाद उसकी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, वो हमारी सेडिमेंटेशन कहलाती है। और जब वही इम्प्योरिटीज को बिना हिलाए धीरे से पानी को दूसरी जार में उड़ेल दिया जाता है वो हमारी डिकेंटेशन की प्रोसेस कहलाती है। इस तरह से आपकी ये तीनों इम्प्योरिटी और प्योरिफिकेशंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर टेबल। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड द वाटर टेबल। किसी एरिया के अंदर अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। अब आप पूछ रहे होंगे कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। तो बच्चों, अंडरग्राउंड वाटर वो होता है जब हमारी बारिश होती है या पानी जमीन के ऊपर होता है तो वो पानी जमीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका कई लेवल, थोड़ा लेवल जमीन के अंदर भी होता है। कभी आपने देखा होगा समर है या कुएं है तो वो उसमें पानी कहाँ से आता है, वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर ही होता है जो समर के थ्रू ऊपर आता है। तो जमीन के अंदर का जो भी पानी है वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। तो किसी एरिया में अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। अब हम लोग को आपने देखा वाटर टेबल और वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, अभी आपको मैंने बताया कि पानी का वेपोरेशन से ऊपर जाना और कंडेंसेशन के थ्रू नीचे आना, इस प्रोसेस से हमें वाटर साइकिल होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस के थ्रू भी पानी कभी खत्म नहीं होगा? अगर हम जिस तरह से इस वक्त यूज करते हैं पानी का वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा और हो भी रहा है। कई जगह पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, इट इज वेरी प्रीशियस। पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही कीमती है। स्टोर वाटर इन ए क्लीन प्लेस एंड इट क्लीन पॉट। पानी को हमेशा एक साफ जगह पे और साफ बर्तन में रखना चाहिए। अगर आप उसे गंदे बर्तन में रखते हैं तो वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता है और वो पानी बाद में जाकर वेस्ट ही होता है। कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, पीने को पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए। नेवर कीप ड्रिंकिंग वाटर नियर बिन्स एंड ड्रेन्स, और जो पानी है, जो पीने का पानी है उसे कभी भी बिन्स यानी कि कूड़े रखने की जगह या सीवर जहाँ गंदा पानी निकलता है वहां पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्लीन द स्टोरेज पॉट्स एंड यूटेंसिल्स रेगुलरली बिफोर फिलिंग देम विद वाटर। जिस पॉट्स में या जिस बर्तन में हम पानी को रखते हैं तो उसमें पानी भरने से पहले हमेशा उसे साफ कर लेना चाहिए। वाटर स्टोरेज टैंक शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो जो वाटर स्टोरेज टैंक है, जब आपने देखा होगा कि पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आता है तो वो बड़े बड़े टैंकों में पहले भरा जाता है, तो उन टैंक्स को भी टाइम टू टाइम हमें क्लीन करते रहना चाहिए। वाटर, अब है आपका वाटर कंजर्वेशन। Where is life? It is water is life. It is very precious. So it is very important to use water carefully and conserve it. वाटर सब कुछ है, ये बहुत ही कीमती है, इसलिए हमें इसे कंजर्व करने की या बचाने की बहुत जरूरत है। तो हमें पानी को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। You should close the tap after use। जब हम पानी को यूज कर लेते हैं तो हमें टैप को प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए। You should use water only when you need it। हमें पानी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब हमें इसकी जरूरत हो। Water in the vegetable fruits are washed can be used to water plants। और जो हम सब्जियां या फलों को धोते हैं जिस पानी में,
पानी को ना फेंक करके उस पानी को हमें पौधों में डाल देना चाहिए, जिससे दो काम होंगे, हमारी सब्जियां भी प्योरीफाई हो जाएंगी और पानी को भी, वो पौधों को भी पानी मिल जाएगा। When it rain, you should collect water in tanks, drum, bucket, etc. और जब बारिश हो रही होती है तो हमें पानी को ड्रेन में, ड्रम में, बास्केट में, इन सब चीज़ों में कलेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे जो बहने वाला पानी है बहती हुई नालियों में न जाए और वेस्ट ना हो। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इसमें सन की इम्पोर्टेंस, वेदर चेंजिंग, वाटर, लैंड ब्रीज, सब प्योरिफिकेशन, उसकी इम्प्योरिटीज सभी पढ़ ली हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आए।